पाठ 5वां, दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। नसीरुद्दीन जी के घर जमाल साहब जब गए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वे उनके पुराने दोस्त थे और बहुत दिनों के बाद मिलने के कारण वे उनसे बहुत बतियाना चाहते थे, बहुत बातें करना चाहते थे। उनके साथ थोड़ा घूम आने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। बहुत साधारण पोशाक पहन के वो आए थे। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, अचकन यानी कुर्ता जैसा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। भड़कीली थी, कपड़ा उसके कलर ऐसे थे एकदम चमकीले। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा साज श्रृंगार करके। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। इस तरह से उन्होंने बता दिया कि जमाल साहब की अचकन वो उनकी नहीं है, मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। इस तरह से किसी की बात को बताते नहीं कि ये कपड़े जो पहने हैं इन्होंने, ये मेरे हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत ही भोले भाले थे या साधारण बुद्धि वाले थे, उन्होंने इस बात को बता दिया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं या नहीं। नसीरुद्दीन जी को बुरा लगा। उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने गए। पहली बार पड़ोसी के यहाँ गए थे, फिर हुसैन साहब के यहाँ गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी बहुत ही उत्साह से, बहुत प्यार से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब ये भी बात बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये बेवकूफ़ी वाली बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों नसीरुद्दीन जी ने बता दिया कि ये जमाल साहब जो अचकन पहने हुए हैं वो उनकी है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? वो चाहते थे कि चुप रहे। ऐसा कुछ ऐसी वैसी बातें करके किसी को अपमानित करना बुरा होता है। क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, नसीरुद्दीन ने कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। हाँ, अब उनकी समझ में आया कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। इस तरह फिर से तीसरी बेवकूफ़ी उन्होंने की। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। सवाल और जवाब मैं बताती हूँ। पहला सवाल, नसीरुद्दीन से मिलने कौन आया? तो जवाब है, नसीरुद्दीन जी का पुराना दोस्त जमाल साहब उनसे मिलने आए। नसीरुद्दीन जी के साथ जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने को मना क्यों किया? नसीरुद्दीन जी के साथ जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने को मना किया क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक, साधारण पोशाक पहनी थी। 3. क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? जमाल साहब नसीरुद्दीन जी के अचकन पहनकर मोहल्ले में घूमने निकले थे। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते वक्त नसीरुद्दीन जी ने कहा कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। चौथा सवाल,
नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से माफ़ी क्यों मांगी? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त की माफ़ी मांगी क्योंकि अनजाने में ही उन्होंने उनका दिल दुखाया था। 5. क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाले आदमी थे। उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बनठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बनठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? मैं बनठनकर जन्मदिन समारोह पर, शादी में, नामकरण विधि के लिए जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? मैं नए कपड़े, नए जूते पहनकर बनठनता हूँ। तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? मैं समझता हूँ तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे क्योंकि वे साधारण कपड़ों में बाहर घूमेंगे तो लोग उन्हें मामूली इंसान समझकर उनकी इज्जत नहीं करेंगे। मतलब ये उनकी राय थी जमाल साहब की। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे क्योंकि वे भोले थे, नासमझ थे, या हंसने हंसाने के लिए। गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम। कौन आया था? हुसैन। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम। क्या नाम था उनका? हुसैन। जमाल नाम का उनका बहुत पुराना दोस्त था। बेगम पूछेगी, दोस्त इतनी जल्दी उठकर क्यों चले गए? हुसैन। अरे तुम तो जानती हो नसीरुद्दीन को, उन्होंने कहा कि जमाल साहब जो अचकन पहने हुए हैं वो उनकी है। बेगम। तब तो उन्हें नाराज होकर निकल जाना ही था, भला ऐसी भी बात कोई कहता है? हुसैन जी ने कहा होगा, जाने दो, तुम तो नसीरुद्दीन को जानती हो। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने के लिए ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप करता हूँ, गोलगप्पे, सैंडविच खाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कॉमिक्स की किताबों का एक्सचेंज भी करता हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। ये बच्चों को खुद करना है, पर कौन से काम है मैं बताती हूँ। बनठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुँह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज़ होना, देखते ही रह जाना। घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। घड़ों पानी पड़ना का मतलब है बहुत शर्मिंदा होना। यह मुहावरा है। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो ये बच्चों को ही करना है, पर मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो शब्द है पुराना दोस्त, अन्य पड़ोसी, मामूली पोशाक, खास दोस्त, अपनी अचकन, अपने कपड़े, तुम्हारा पड़ोसी। इतनी सी बात और तुम्हारी अक्ल, ये भी वैसे ही विशेषण है।
भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहा जाता है। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो इनसे ये बातें पूछ सकते हो। तो एक परिवार की बात मैंने बताई है। घर में कितने लोग हैं? 5। और उनके नाम क्या है? माताजी का नाम यशोदा, पिताजी का नाम वर्धमान, लड़का राज और लड़की संगीता और दादी मोहिनी देवी। और उनकी आयु क्या है? माताजी है 52 साल की, पिताजी 55 साल के, लड़का राज है 7 साल का, संगीता 11 साल की है और मोहिनी देवी जो दादी है 72 साल की है। वे क्या काम करते हैं? पिताजी व्यवसाय करते हैं, माताजी गृहिणी है, बच्चे जो राज है 2री कक्षा में पढ़ता है और संगीता 5वीं कक्षा में। शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा और गढ़ा। पहले हम देखेंगे। घड़ा, मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है। गढ़ा, कुम्हार घड़े गढ़ता है। घूम, धूप में घूम घूम कर मैं थक गया। झूम, शादी के समारोह में सब झूम रहे हैं। राज, भारत में अंग्रेज़ों का राज था। और दूसरा राज, शेखर का राज मैं जानता हूँ। फ़न, मेरी सहेली भाषण करने के फ़न में माहिर है। फ़न, सांप ने फ़न फैलाया। सज़ा, गुनाह करने पर सज़ा मिलती है। सजा, त्योहारों में घर को सजाते हैं। खोल, खिड़की खोल दो ताकि हवा आए। खौल, नौकर की बातें सुनकर सेठ जी का खून खौल उठा। अब एक छोटी सी कहानी दी है, हम सिर्फ उसे पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हाँ हाँ हाँ, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। बच्चों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, है ना? धन्यवाद।